अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आपके इस मौजूदा चैप्टर में हमने 2 पार्ट्स को मुकम्मल किया है। आपके बायोलॉजी के पहले चैप्टर का इंट्रोडक्शन मुकम्मल किया है विद ब्रांचेस, और उसके बाद हमने लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन से लेकर बायोलॉजिकल मेथड को डिस्कस किया है। So now we are going to start the third and last phase of your chapter number 1. So dear students, एक question होता है कि what is the role of biology? जाहिर है ये अगर हमारा एक सब्जेक्ट है तो इस सब्जेक्ट का कोई स्कोप और कोई रोल होना चाहिए। तो बायोलॉजी का एक बड़ा ही वसी और अरीज रोल है, इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि स्टूडेंट्स जहां जहां पे भी लाइफ मौजूद है उस लाइफ को, उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को सबसे बड़ी चीज जो जरूरी है वो है फूड। अब फूड को पैदा करने के लिए क्या कोई बायोलॉजी का रोल है? यस ऑफ कोर्स, हम देखते हैं। फिर उसके बाद जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जाहिर है जब उनकी नॉर्मल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज डिस्टर्ब होती हैं, उनका नॉर्मल होम्योस्टेसिस डिस्टर्ब होता है, तो अंडर दीज सर्कमस्टांसेस डिजीज अकर्स, बीमारियां पैदा होती हैं। तो क्या कोई बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए भी रोल है बायोलॉजी का? दिस इज द सेकंड क्वेश्चन। एंड थर्ड क्वेश्चन दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वी नो आवर एनवायरनमेंट इज बीइंग पोल्यूटेड डे बाय डे, यानी हमारा माहौल जो है वो आलूदगी का शिकार हो रहा है। तो क्या इसको ट्रीट करने का भी कोई बायोलॉजी के पास हल है? ये वो सारे क्वेश्चंस हैं जिनको हम आज के और आने वाले लेक्चर्स के अंदर कवर करेंगे। सो स्टूडेंट्स, एज वेल एज सर्विसेज ऑफ बायोलॉजी कंसर्न, बायोलॉजी का एज ए साइंस, ये नॉलेज जब हम हासिल करते हैं तो इसका एक बड़ा भरपूर किरदार है फूड प्रोडक्शन के हवाले से, फिर डिजीज को कंट्रोल करने के हवाले से, और फिर इन्वायरमेंट को ट्रीट करने के हवाले से कि वो जो पोल्यूटेंट्स इन्वायरमेंट में जाते हैं, आया कि उनका कोई बायोलॉजी की साइंस में भी हल है? यस। सो स्टूडेंट्स, से फॉर एग्जांपल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फूड, यानी फूड की प्रोडक्शन और फूड की प्रिजर्वेशन और फूड के मामलात में इन 3 टॉपिक्स में से सबसे पहले फूड को हम डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं कि एनिमल्स और प्लांट्स की इंसान ने सिलेक्टिव ब्रीडिंग सीखी है। अच्छी अच्छी वैरायटीज को वो सेलेक्ट करता है, ब्रीडिंग के जरिए उन जनरेशंस को फर्दर आगे पैदा करता है। तो ये शऊर कहां से आया? ये बायोलॉजिकल ग्राउंड नॉलेज ने दिया। सो सिलेक्टिव ब्रीडिंग, आपने प्रीवियस क्लासेस के अंदर कल्टीवर्स और ब्रीडर्स का कंसेप्ट पढ़ा था कि अगर प्लांट के लिए हम बात करते हैं, उनकी वैरायटीज को आपने सिलेक्टिवली ब्रीड करना है तो कल्टीवर्स कहलाया, और इफ वी आर selectively breeding the animals, this was called breeders. So selective breeding की वजह से क्या हुआ कि हमारे पास जो मौजूदा वैरायटीज हैं उनकी इंप्रूवमेंट की। भाई वैरायटीज किस चीज की? प्लांट्स की और एनिमल्स की। सो स्टूडेंट्स, इसके अलावा अब मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी जो है उसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जेनेटिक इंजीनियरिंग। स्टूडेंट, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है ये नॉलेज भी एक बायोलॉजिकल नॉलेज है। यानी आप लोग देखते हैं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग को यूज करके व्हाट वी वांट टू प्रोड्यूस, व्हाट वी आर गोइंग टू प्रोड्यूस ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स। आप लोगों ने सुना हुआ है कि अच्छी खासियत वाले, अच्छे कैरेक्टर्स वाली जीन्स
वो किसी भी ऑर्गेनिज्म में रखी जा सकती हैं और उनका एक्सप्रेशन जो है वो करवाया जा सकता है, जिसके हवाले से हम लोग कहते हैं कि ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं। इसकी दो हमारे पास एग्जांपल्स हैं, ट्रांसजेनिक प्लांट्स और ट्रांसजेनिक एनिमल्स। सो इनको आप लोगों ने अपनी प्रीवियस क्लासेस के अंदर जीएमओ के तौर पर भी पढ़ा था, यानी जी जेनेटिकली एम मॉडिफाइड एंड ओ represents organisms. So what GMOs are? These are genetically modified organisms, यानी वो वाले ऑर्गेनिज्म जिनकी जीन्स को हमने ट्रांसजीन करके चेंज कर दिया। What is aim and objective behind all of this? हमारा मकसद वही है कि हमने फूड की क्वांटिटी और क्वालिटी को बढ़ाना है। सो हम फूड हासिल करते हैं एनिमल से और प्लांट से, लिहाजा उन्हीं को जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए हमने इतना मॉडिफाइड किया कि हमारे रिक्वायर्ड वैरायटीज जो है वो वहां से मिलने लग गई। मसलन एनिमल्स में से मिल्क और मीट क्वालिटी को इंप्रूव किया और प्लांट्स के हवाले से ग्रेन की क्वालिटी को चेंज किया। सो ऑल ऑफ दिस is done by the genetic engineering and this is also a biological knowledge. So students, इसके बाद हम देखेंगे ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म के अंदर ओवरऑल किया क्या जाता है, ट्रांसजीन किया जाता है। और आपने एक और टेक्निक सुनी होगी, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। सो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को यूज किया जाता है। यूज करने से वो वैरायटीज हम इंप्रूव कर सकते हैं। सो दो टारगेट रहे बायोलॉजिस्ट के, फूड की मिकदार और इसकी क्वालिटी अच्छी बनाने के लिए जो हमारे पास मौजूदा वैरायटीज हैं उनको मॉडिफाई किया जाए और जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए न्यू वैरायटीज पैदा की जाए। जब हमने ये सारा काम कर लिया, अब हमारा मकसद ये होता है, इफ वी हैव प्रोड्यूस्ड a good variety, then what is the aim? To increase in the number of organisms. यानी अगला हमारा टारगेट होता है हम उन प्लांट्स को या उन एनिमल्स को तादाद के हिसाब से बढ़ाएं, क्योंकि ओवर पॉपुलेशन का एक ही हल है, जो प्रोडक्शन आपको अच्छे एनिमल्स की तरफ से आ रही है या प्लांट्स की तरफ से आ रही है उसकी मिकदार को बढ़ाया जाए। सो बायोलॉजी ने एक और हल हमें इसका दिया, क्लोनिंग। आप लोगों ने अपनी प्रीवियस क्लास के अंदर ये क्लोनिंग का लफ्ज सुना है, जिसको हम डिफाइन कर सकते हैं, दिस इज द प्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिकल कॉपी ऑफ एनी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉल्ड क्लोनिंग। सो स्टूडेंट्स, क्लोनिंग भी वो नॉलेज है जो बेसिकली बायोलॉजिकल नॉलेज है। सो इस हवाले से भी हमारा बायोलॉजी का स्कोप सामने आता है। अब क्लोनिंग के अंदर जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा कि सबसे पहले एक शीप को क्लोन किया, उस शीप को क्लोन करने के बाद इट वाज पॉसिबल टू क्लोन नंबर ऑफ एनिमल्स। अब अगर प्लांट्स के अंदर हमने यही काम करना है तो हमारे पास फिर एक और बायोलॉजी ने टेक्निक हमें दी, दैट इज कॉल्ड टिश्यू कल्चर टेक्निक। यानी प्लांट्स के अंदर एंथर को, जाइलम को, फ्लोएम को, इन टिश्यूज को लेकर एक कल्चर मीडियम प्रोवाइड किया जाता है। वो कल्चर मीडियम प्रोवाइड करने से वहां पे प्रोपोगेशन होती है, टिश्यूज बनती है और वहां से प्लांट्स बनते हैं। और वो सारे के सारे प्लांट्स आपस में जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं। लिहाजा टिश्यू कल्चर टेक्निक भी एक बायोलॉजिकल नॉलेज है, जिसको इस्तेमाल करके हम मुख्तलिफ प्लांट्स को, उनकी वैरायटीज को, उनके नंबर्स को, उनकी मिकदार को बढ़ा सकते हैं। तो स्टूडेंट, इसके अलावा एक सबसे बड़ा ओवरऑल बायोलॉजी का रोल वो है पेस्ट को कंट्रोल करने के हवाले से। हम केमिकली ये जानते हैं कि जब क्रॉप्स के ऊपर किसी भी पेस्ट का अटैक होता है, यानी पेस्ट को अगर इकोलॉजिकली हम देखें तो ये कोई भी वो स्पीशी हो सकती है जो इंसान की स्पीशी के अलावा हो और अटैक करे क्रॉप्स पर, यानी ह्यूमन रिसोर्सेज पर, और ह्यूमन रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके इंसान को इकोनॉमिक लॉस पहुंचाए। एनी स्पीशी अदर देन ह्यूमन बीइंग डूइंग दिस इज कॉल्ड पेस्ट।
सो कन्वेंशनली हम लोग जानते हैं, हमारे क्लासिकल मेथोडोलॉजी में ये होता है कि हम उसके ऊपर केमिकल कंट्रोल करते हैं, जिसको आप लोग स्प्रे का नाम देते हैं। सो उन केमिकल्स के इस्तेमाल करने से हमारे एनवायरनमेंट के अंदर पोल्यूटेंट्स पैदा होते हैं, और वो पोल्यूटेंट्स हमारे एक्वाटिक इकोसिस्टम को भी डिस्ट्रॉय करते हैं, एरियल सिस्टम को भी डिस्ट्रॉय करते हैं, और लिथोस्फीयर को भी डिस्ट्रॉय करते हैं। तो क्वेश्चन ये है स्टूडेंट्स, क्या बायोलॉजी ने यहां पे भी कोई रोल परफॉर्म किया? यस, दैट इज बायोलॉजिकल कंट्रोल, यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू कंट्रोल पेस्ट पॉपुलेशन इज कॉल्ड बायोलॉजिकल कंट्रोल। जिसके अंदर एग्जांपल ये दी जा सकती है कि प्लांट्स जो होते हैं उनको जो पेस्ट अटैक कर रहे होते हैं, बजाय इसके उनके ऊपर कोई केमिकल स्प्रे किया जाए, उसके ऊपर दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स छोड़े जाएं जो पेस्ट के प्रीडेटर के तौर पर एक्ट करते हैं। लिहाजा वो प्रीडेटर उन पेस्ट को जब कंज्यूम करेंगे एज ए फूड, तो केमिकल कंटामिनेशन से भी बचा जा सकता है, और ये जितना भी हमारा फूड है उसके अंदर वो केमिकल्स आते हैं उससे भी बचा जा सकता है, और एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट किया जा सकता है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये जितने भी हमने लिस्ट ऑफ रोल देखे, ये सारे के सारे बायोलॉजी से निकलते हैं। हमने फर्दर इसके अंदर मजीद आगे जाकर डिस्कस करना है कि इस बायोलॉजी ने फूड को और डिजीज को कंट्रोल करने के लिए और एनवायरनमेंट के पोल्यूटेंट्स को कंट्रोल करने के लिए किस तरह से हमारी मदद की है। यानी आज से लेकर ऑनवर्ड जितने भी लेक्चर्स आने हैं, इसके अंदर हमने बेसिकली देखना है सर्विसेज ऑफ बायोलॉजी फॉर मैनकाइंड, यानी इस बायोलॉजी के इल्म की बेस पर मबनी इंसानी खिदमत गुजारी क्या है। सो आज हमने कुछ इसका पार्ट कवर किया है। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम मजीद इसको डिटेल डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।